सर हाँ जी, आई विल टेल यू सर, मेरा ये फर्स्ट के साथ साथ लास्ट अटेम्प्ट था सिंस आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद मुझे ये था कि यार इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर मैं थोड़ी सी और कर लूँगी तो फिर मुझे ही फ़ायदा होगा ना, आई विल बी द वन हु विल बी बेनिफिटेड। तो मुझे ये था कि यार अब तूने सोच ही लिया है कि करना है, तो अगर तेरी किसी गलती की वजह से नहीं होगा देन यू विल बी द वन हु विल बी रिपेंटिंग, और कोई नहीं होगा। मैं तो क्लर्क के लिए एलिजिबल नहीं थी, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, लेकिन बहुत सारे मेरे साथ जैसे पंजाब के बच्चे हैं वो कहीं और से भर रहे हैं कि वहाँ पे कट ऑफ कम है, सीट्स ज़्यादा हैं। जैसे मैं ही जब अपना आरआरबी पीओ प्रीलिम्स देने गई थी ना, मुझे वहाँ पे राजस्थान के बच्चे मिले। मैंने कहा यार आप यहाँ पे, आपका सेंटर कैसे आ गए यहाँ पे, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये भी सब होता है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है और वैकेंसीज ज़्यादा है, कि मैं पहले से लिख के गई थी। मेरा अभी प्रीलिम्स हुआ नहीं है IBPS का, मैं पेपर देने जा रही हूँ प्रीलिम्स का, लेकिन मैं पहले से ऐसे ही मैंने SBI PO में किया था। प्रीलिम्स देने से पहले मैं अपना मेंस का वो एक खाली पेज पे बस ये लिख जाती थी SBI PO मेंस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये सोच के कि मेरा पेपर क्लियर हो जाए। एंड टुडे हमारे पास एक ऐसी स्टोरी है जो कि ट्रूली इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक ऐसी स्टोरी जिससे आज लाखों स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। और कोई एक ऐसा एस्पिरेंट जिसको लगता है कि वो बड़ा मायूस है, जिसको लगता है कि शायद अब उसके चांसेस घटते जा रहे हैं और वो डिक्लाइनिंग स्टेज पर है इस लर्निंग की, और शायद उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आज की ये स्टोरी है दोस्तों जो आपके अंदर जान भर देगी। ये स्टोरी है एक ऐसे कैंडिडेट की जिसने फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया है वो एग्जाम जो सपना होता है हर एक बैंकिंग एस्पिरेंट का, एंड दैट इज SBI PO। वेलकम तनु, आपका स्वागत है यहाँ। थैंक यू सर, कांग्रेचुलेशंस आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा। थैंक यू सर। और आपकी स्टोरी मुझको ट्रूली बहुत ज्यादा इंस्पायर की है। राइट। एंड टेल मी, इनफैक्ट टेल अस अबाउट योरसेल्फ। Okay, so I am Tanu Garg and I am from Maud Mandi. It's in district Bathinda, Punjab. After 10th, I went to Kota like every other aspirant goes. तो मुझे भी ये था कि तब नॉन मेडिकल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, सो आई वेंट टू कोटा। और हाँ 2 years में आई कुड नॉट डू मच, सो हाँ तो मेरा AIEEE में कुछ ज़्यादा खास रैंक नहीं आया था, सो आई टुक एन एडमिशन इन अ प्राइवेट कॉलेज, DAV इंजीनियरिंग कॉलेज जलंधर, और वहाँ से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया। हाँ जी। एंड उसके बाद मेरा कॉलेज प्लेसमेंट्स में, एंड आई थिंक आई परफॉर्म्ड वेल थ्रू आउट द कॉलेज। हाँ, दो मैं MST 1 में फेल हो गई थी, लेकिन उसके बाद समझ में आया कि कॉलेज में भी पढ़ना होता है। हाँ। पहले ये परसेप्शन होता है कि कॉलेज इज़ फॉर फन, लेकिन वही पता चला कि नहीं, पढ़ना है। उसके बाद से मेरा 83.14 परसेंटाइल आया एग्रीगेट 4 years वाला, तो मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू था विप्रो में। जैसे कॉलेज प्लेसमेंट्स में ना, या तो आप नहीं तो आपको एप्टीट्यूड का वो टेस्ट देना पड़ता है, लेकिन मेरा वो नहीं था। पहले आप जहाँ फेल हुए थे, फेल से अब आपने उस स्टेज पे वो समझ गए कि नहीं यार पढ़ना पड़ेगा। हाँ। ये नहीं करना। ठीक है। तो मेरा विप्रो में प्लेसमेंट हो गया, बट आई डिड नॉट गो देयर, क्योंकि मुझे ये था कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं करनी है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। फिर मैंने डिसाइड किया कि आई विल गो फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ओके। तो 2011 to 2015 मेरा ये ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। इन द वेरी सेम ईयर आई वेंट टू दिल्ली फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रिपरेशन, एंड in the next year, that is 2016 March, I got married. Okay. हाँ जी। उसके बाद भी मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, बट ड्यू टू सम रीजंस आई कुड नॉट कंटिन्यू, मतलब फोकस नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने वो प्रिपरेशन वहीं पे स्टॉप कर दिया कि ऑन एंड ऑफ चलता रहता था, लेकिन वो होता ना कि एक फेयर अटेम्प्ट देना है, वो नहीं हो पा रहा था। उसके बाद लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अप्रैल, if I am to be very precise, 21st April मैं अपने in-laws place से I went to my hometown at my mom's place. तो मैंने तब से अप्रैल 2023 लास्ट वीक ऑफ अप्रैल से मैंने अपना प्रिपरेशन बैंकिंग को स्टार्ट किया, बैंकिंग का। ओके। हाँ जी। तो और आज अभी अप्रैल आया भी नहीं है। राइट। You got selected. राइट, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, मुझे भी आई। मुझे तो बैठने की, ऐसे लॉन्ग आवर्स सिटिंग की ही मुझे आदत ही नहीं थी, हैबिट ही नहीं थी। मैंने दिया अपना RRB, सबसे पहला एग्ज़ाम जो आता है वो आता है RRB PO प्रीलिम्स, मेरा वो नहीं हुआ। ओके। हाँ जी। उसके बाद आई वॉज डीमोटिवेटेड। देन अगेन मैंने थोड़ी सी और अपने आप को वीकनेसेस को देखा, उनके ऊपर वर्क किया। फिर मैंने NIACL का भी AO का जो एग्जामिनेशन होता है वो भी मैंने फॉर्म फिल किया था।
वो भी मेरा नहीं हुआ। प्रीलिम्स हाँ जी। ठीक है। उसके बाद अगेन आई वॉज डीमोटिवेटेड कि यार कि मैं कहाँ पे, मतलब आई न्यू कि मैंने अभी स्टार्ट किया है, जैसे कि ठीक है वीकनेसेस तो है लेकिन अभी उनके ऊपर काम भी करूँ, फिर भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। फिर आया IBPS PO प्रीलिम्स, उसके लाइक NIACL का जब वो फेलियर हुआ उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर कॉम्प्रिहेंसिवली। फिर जब आप बाहर आते हैं ना सर, आपको पता होता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ है, तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। प्रीलिम्स दिया मैंने IBPS PO का, तो समवेयर इन माई हार्ट मुझे पता था कि ये मेरा क्लियर है। और सर मैं थोड़ा सा ना ऑप्टिमिस्टिक पर्सन हूँ, और मैं ना जैसे प्रीलिम्स मैं देने जा रही हूँ ना, आप थोड़ा नहीं, आप अच्छा खासा ऑप्टिमिस्टिक और ये बहुत अच्छी बात है। आपने जिस हिसाब से अपनी जर्नी में इतनी स्पीड अप दिखाई है ना, हाँ जी, एंड इट इज रिक्वायर्ड बेसिकली, हाँ होनी जी, ही चाहिए हाँ सबके जी अंदर। सर, हाँ जी, वेरी नाइस, थैंक यू सर। तो सर जिस दिन मेरा IBPS PO प्रीलिम्स था उसी दिन मेरा आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट नहीं थी, मेरी सेकंड शिफ्ट थी, तो मैं सुबह ही ना अपनी, मेरे पास एक टू डू लिस्ट डाइट है, मैं उस पर लिख के गई थी कि व्हाट विल बी द स्ट्रेटजी ऑफ IBPS PO मेंस। कि मैं पहले से लिख के गई थी। मेरा अभी प्रीलिम्स हुआ नहीं है IBPS का, मैं पेपर देने जा रही हूँ प्रीलिम्स का, लेकिन मैं पहले से ऐसे ही मैंने SBI PO में किया था। प्रीलिम्स देने से पहले मैं अपना मेंस का वो एक खाली पेज पे बस ये लिख जाती थी SBI PO मेंस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ये सोच के कि मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही मेंस के बाद मैं जैसे मेंस देने जाना है उससे एक दिन पहले मैं इंटरव्यू का स्ट्रैटेजी का वो खाली पेज पे ऐसे लिख के जाती थी कि ये मेरा होगा ही होगा। और जब मैं लिखती थी ना सर ये सब चीज़ें, मैं अपने माइंड में बहुत कामली क्लियर माइंडसेट से कि मैं लिख रही हूँ, लिखने के लिए नहीं लिख रही हूँ, मुझे करना है, मैं इसलिए लिख रही हूँ। तो ये सब मैं लिख के जाती थी। एंड हाँ, फिर मेरा IBPS PO प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद आया, मैं आपको यहीं पे रोकूंगा। हाँ जी सर। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, क्योंकि मैंने अभी अधूरी इंफॉर्मेशन थी, इनका IBPS PO का मेंस क्वालिफाई होकर इंटरव्यू हो गया है। आज जो हम शूट कर रहे हैं दैट इज 31 मार्च 2024 और कल 1 अप्रैल है और कल रिजल्ट आने वाला है IBPS PO का फाइनल। एंड मुझे होप है कि वो भी क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता है तो SBI PO सिक्योर्ड है। यस सर, सिंस दैट वाज द एम, दैट वाज द मेन एम, SBI PO, राइट। तो मैं स्ट्रैटेजी नहीं, बस सिर्फ वो एक लाइन लिखती थी कि इसकी कि ये आके मुझे डिसाइड करना है क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। तो IBPS PO प्रीलिम्स भी मेरा हो गया, SBI PO प्रीलिम्स भी हो गया। हाँ, रास्ते में बहुत सारी जर्नी में बहुत सारी क्या बोलते हैं उनको, स्टेपिंग स्टोन्स तो आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट देन समहाउ आई मैनेज्ड। तो यही है, and that is the main question, how you managed and what are the ups and downs basically for the prelims and for mains, उसे आप डिस्क्राइब कीजिए। राइट सर। सर जब मैंने स्टार्ट किया था ना अपना प्रिपरेशन, हर एक एस्पिरेंट की तरह मैंने भी यूट्यूब खोला, वहाँ पे सब एक बच्चे की स्ट्रैटेजीज देखी। हर एक यूट्यूब का जो भी SBI टॉपर लिखती थी वहाँ पे जो भी CTWT के बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने देखे स्टार्टिंग में। इनफैक्ट इफ़ आई एम टू टेल यू, वन ऑफ माई ड्रीम्स था जो कि आज सच हो रहा है कि मुझे भी यार यहाँ पे जाना है। मुझे भी बहुत सारे डाउट्स है कि ये कैमोमाइल टी पीने के लिए होती है एंड व्हाट्स इन दैट गिफ्ट हैम्पर, ये सब मेरे मन में डाउट्स होते थे कि यार कैसे क्या होता है। बट टुडे आई एम थैंकफुल दैट आई एम हेयर। हाँ जी, तो मैंने भी सारी स्ट्रैटेजीज ना मैं नोट डाउन करती थी हर एक एस्पिरेंट की कि इसने कैसे किया, इसका क्या अप्रोच था। बट जैसे जैसे मैंने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया ना सर, मुझे समझ में आया कि आपकी अपनी, हर एक स्टूडेंट की अपनी स्ट्रैटेजी होती है। आप जो सामने वाले बच्चे ने किया, ये नहीं कि आपका भी उसी स्ट्रैटेजी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसका कुछ और वीक था, मेरा कुछ और वीक है, मुझे उस पर फोकस करना है। तो कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक था आपको जो लगता है? सर मुझे कौन से बहुत ज़्यादा फोबिया था। ओके। फोबिया मतलब DIs, जैसे मैं प्रीलिम्स के मॉक्स देती थी, मुझे DIs में छोड़ देती थी, मैं DIs अटेम्प्ट ही नहीं करती थी। मुझे लगता था कि यार ये नहीं होगा मेरे से, इसमें टाइम लगेगा। मैं अरिथमेटिक और सिंप्लीफिकेशंस करती थी, स्पीड मैथ्स जिसको हम बोलते हैं। तो लेकिन धीरे धीरे ना मैंने ऐसा, जैसे यूट्यूब पे अरुण सर हैं, उनकी मैंने एक प्लेलिस्ट है, ऐसे ही और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, उनकी मैंने सारी वेन केसलेट जो टेबल वाले DIs होती हैं सब मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया। उसके बाद फिर मैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ लगाती थी कि सिर्फ DIs प्रैक्टिस कर रही हूँ। जहाँ से भी मुझे DIs का क्वेश्चंस मिलते थे मैं प्रैक्टिस करती थी। तो फिर सर बट इफ़ आई एम टू टेल यू कि मेरा IBPS PO प्रीलिम्स एंड SBI PO प्रीलिम्स दोनों में ही क्वांट में कुछ अटेम्प्ट ज़्यादा अच्छा नहीं था। मेरा 16 और 17 रिस्पेक्टिवली था, ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाती थी। बट वही है, मेरा
अगर क्वांट वीक था तो मेरे मैंने दोनों सेक्शंस इंग्लिश और रीजनिंग आपका स्ट्रांग था? स्ट्रांग मैंने इंग्लिश मेरा स्टार्टिंग से आई वॉज ओके, मतलब मुझे इंग्लिश में कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट मैंने रीजनिंग में पजल्स अपनी लाइफ में पहली बार देखे, क्योंकि वही है, जब मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट हुआ था तब भी रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा डायरेक्ट इंटरव्यू था। तो जब मैंने देखा ये पजल्स की पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था कि हाँ यार कि ये सॉल्व करना है, बट उसको सॉल्व करने में मज़े में 30 मिनट्स आराम से लग जाते थे। मैंने कहा यार ये कैसे होगा, जब पैटर्न देखा उसमें तो 35 मिनट्स में 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो सर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग कि आपको ना बहुत बेसिक तो पूरा ही पढ़ना पड़ा था, लाइक हाँ जी। अगर कोई आपको देखकर ये कहे कि नहीं आपको पहले से ही आता था, तो ऐसा नहीं था, सर बिल्कुल भी नहीं जीरो से पढ़ना पड़ा। तो बिल्कुल। आप ये बताइए एक दिन में हाउ मच टाइम डू यू डेडिकेटेडली गिवन टू दी ऑल दी सब्जेक्ट्स? राइट सर। पर डे कितना टाइम दिया आपने? सर मैंने अपना फुल फ्लेजेडली, जैसे एज आई मेंशन बिफोर, मैंने स्टार्टिंग में तो मैं बहुत कम पढ़ती थी। स्टार्टिंग में तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या पढ़ना है। क्या करती थी ना, थोड़े से रीजनिंग के पजल्स लगा लिए वीडियो से देख के, मतलब मैं हमेशा वीडियो से, स्टार्टिंग में मैं वीडियो से प्रेफर करती थी पढ़ना, है ना। वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता कि हाँ चलो अच्छा लग रहा है पढ़ने में, वो तो जरूरी भी है, थोड़ा एंटरटेनिंग सा लगता है वीडियो से जब आप पढ़ रहे हो। मोस्टली जैसे बच्चे कहते थे कि हम पीडीएफ से सॉल्व करते हैं, मेरे से स्टार्टिंग में नहीं हो पाता था। तो हाँ, लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि जैसे जब आपको आ जाती है ना चीज़ें, तब आप पीडीएफ से प्रेफर करते हो, क्योंकि वीडियो से आपका टाइम वेस्ट होता है। गाइडली की मैंने पीडीएफ्स करी हैं, तो मैंने उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन लेटर स्टेजेस पे, जैसे जब बहुत जैसे सितंबर में तब मैंने किया। बट स्टार्टिंग में मैं वीडियो से करती थी, तो स्टार्टिंग में ना मैंने क्या किया, मैं बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग, मैंने कहा यार ये सब तो होगा, थोड़ा सा क्वांट का 2 आवर्स क्वांट पढ़ लिया, 2 आवर्स रीजनिंग पढ़ लिया, इंग्लिश का पढ़ने का जरूरत नहीं है, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ती हूँ, वो स्टैटिक वाला, वो इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। मैंने 20-30 लेक्चर्स होते हैं उसके, वो मैंने सारे देख लिए स्टार्टिंग में, बट बाद में मुझे लगा कि ये तो टाइम वेस्ट है, इसकी तो भी ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर धीरे धीरे सब मैंने अपना ना टाइम, बैठने का टाइम ग्रेजुअली, ऐसे नहीं कि ओवरनाइट मैंने कि हाँ ओवरनाइट में 14 आवर्स पर डे पढ़, नहीं, पहले मैंने 8 आवर्स किया। मुझे बैठने की आदत ही नहीं थी, मैं बैठ ही नहीं पाती थी पूरा दिन, बट फिर ग्रेजुअली से 8, 9, 10, बट इन द एंड मंथ्स ना मैंने 14 आवर्स पर डे पढ़ना ही पढ़ना था। बल्कि समटाइम्स मैं अपना टाइम टेबल इतना ज़्यादा हार्ड बनाती थी कि मुझे अराउंड 16 आवर्स पढ़ना है, कि यार 24 आवर्स होते हैं, 6 आवर्स। बात बताइए, ये आपकी पढ़ने की बात है, मतलब अगर कोई जॉब भी करता है ना, हाँ जी सर, और भले कितनी भी एंटरटेनिंग हो, राइट, फिर वो 12-13 घंटे की जॉब भी उसके लिए हेक्टिक हो जाती है। एक दिन 2 दिन तो चलता है, मतलब हाँ आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, इतना पढ़ना है? सर हाँ जी, आई विल टेल यू सर, मेरा ये फर्स्ट के साथ साथ लास्ट अटेम्प्ट था, सिंस आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद मुझे ये था कि यार इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर मैं थोड़ी सी और कर लूँगी तो फिर मुझे ही फ़ायदा होगा ना, आई विल बी द वन हु विल बी बेनिफिटेड। तो मुझे ये था कि यार अब तूने सोच ही लिया है कि करना है, तो अगर तेरी किसी गलती की वजह से नहीं होगा, देन यू विल बी द वन हु विल बी रिपेंटिंग, और कोई नहीं होगा। एंड सर इफ़ आई एम टू मेंशन, मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। यही होता था चलो सारा काम तो मैंने तो सर पढ़ाई के बिना कुछ नहीं किया। अब ये नहीं है कि बाकी एस्पिरेंट्स बोलें कि वी आर नॉट दैट प्रिविलेज्ड एंड ऑल, ये नहीं होता, जिसको करना है उसको करना है ना सर। ये नहीं है कि अगर मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, कि अगर आपकी नहीं सपोर्ट कर रही है, इट्स नॉट कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा, इट्स अप टू यू कि आपको कैसे करना है, कि आपको अपनी फैमिली को कैसे कन्विंस करना है। तो मेरी फैमिली सपोर्टिव थी डे 1 से। मैंने कोई एक्सेप्ट पढ़ाई कोई काम नहीं किया। इन केस जैसे ब्रेक्स, ऑब्वियसली ब्रेक्स तो होती थी, स्टडी ब्रेक्स होते थे, तब मैं नीचे जाती थी। तो जैसे क्या होता था ना, प्रीलिम्स के बाद मुझे था कि एक दिन ब्रेक ले लूँ, तो मैं नीचे जाती थी, तो मेरी मम्मी कहती तनु पढ़ ले, तू पढ़ क्यों नहीं रही है, तू जा ऊपर पढ़ ले। तो मतलब हमेशा वो मैंने भी ट्राई किया कि मैं अपने आप को सराउंडेड विद द बुक्स रखूं, और मेरी फैमिली ने भी वैसे ही किया कि हाँ कि ये अभी पढ़ रही है तो इसको पूरा फोकस्ड एक सपोर्ट और दिया जाए, पूरा क्या कहते हैं उसको, फ्रेमवर्क। मतलब मैं तनु एक चीज समझ पा रहा हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स ना हमेशा कहते हैं उन्हें मोटिवेशन के लिए कोई और चाहिए, हाँ मतलब आउटर फैक्टर चाहिए, एक इंटरनल। हाँ जी, आपके साथ वो नहीं है, यू योरसेल्फ इज द मोटिवेटर फॉर योरसेल्फ, राइट। मुझे ना अभी जैसे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि मैम आप इतना मोटिवेटेड कैसे रहते थे, तो मैं उनको वही बोलती हूँ कि यार मोटिवेशन की ज़रूरत ही क्या है, कि जब आपने सोच लिया, जैसे ना कुछ बच्चे होते हैं वो 3 इयर्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ यार इतनी मेहनत कर रहे हो, आप दोबारा से रीस्टार्ट कितनी बार। इससे बेटर ये है ना कि आप एक कंसिस्टेंट, एक ऑनेस्ट अप्रोच करके पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, कि एक ही अटेम्प्ट में निकालो। एडवाइस दीजिए आप, है ना? हाँ जी, स्टूडेंट को, क्योंकि
कई बार पता नहीं चलता, मतलब Right. जैसे इसमें उनकी भी कई बार गलती नहीं होती, हम्म, वो पढ़ते हैं आफ्टर 1 ईयर उन्हें पता चलता है कि नहीं जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा था दैट हाँ वाज जी। नॉट द डायरेक्शन। राइट। सो आप अपनी एक वो डायरेक्शन दीजिए व्हाट यू फॉलोड, हाँ जी सर। क्योंकि आपके जैसी सिमिलर सिचुएशन आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पर है हाँ जी जो आपको देख रहे हैं। हाँ जी। तो अब आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बताइए कि कैसे उनको आगे बढ़ना है एंड व्हाट आर द मिस्टेक्स Right. जो हो सकती हैं उनसे, जो आपसे भी हुई होंगी हाँ एंड जी यू सर, हैव हाँ लर्न जी, फ्रॉम दैट। हाँ जी सर। ये बताइए आप। टू स्टार्ट विद सर मैं अपनी मिस्टेक्स बताऊंगी, क्योंकि मिस्टेक्स ही होती है कि अगर आप किसी अपनी गलती से नहीं सीख रहे हो, आप किसी और की गलती से सीख लो। आई होप कि एस्पिरेंट्स मेरी गलतियों से सीख लें और नेक्स्ट ईयर सभी यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू दें आपके साथ। सो द वेरी फर्स्ट मिस्टेक, मैंने स्टार्टिंग में बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोस कर ली। उसका यूज़ आपको इंटरव्यू के टाइम पे आता है। करंट अफेयर्स में, जीए में आते हैं क्वेश्चंस, बट मेजर पोर्शन करंट अफेयर्स से रहता है। तो मैंने वो किया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। शायद अगर मैं यही टाइम आरआरबी पीओ प्रीलिम्स के स्ट्रैटेजी में लगाती तो शायद मेरा वो भी क्लियर हो जाता, है ना। फर्स्ट मिस्टेक। सर दूसरी मिस्टेक मुझे लगता है मैंने किया, मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस तक ना कोई भी मेंस का मॉक नहीं लगाया। आपने मेंस का मॉक नहीं लगाया? मॉक्स ही नहीं लगाया मेंस। विदाउट मॉक मैं चली गई, वो मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी हो जाएगा। वही मेरे मार्क्स भी अराउंड 70 ही आए हैं। मैंने कैलकुलेट भी 70 किए थे। मैं बाहर आई, देखा 70 मार्क्स बन रहे हैं। लास्ट ईयर की कट ऑफ 71 थी, तो मैंने बोला कि ये तो नहीं होगा, अभी 1 महीना है, एसबीआई के लिए पढ़ लेते हैं। बट मेरा 30 जनवरी को एसबीआई पीओ का इंटरव्यू था। रास्ते से मैं वापस आ रही थी, मेरा चंडीगढ़ एलएचओ चंडीगढ़ में था। तो मैं मम्मी को बोलती, मैंने कहा मम्मी अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ, कि अब फ्री रहने की आदत ही नहीं रही है। ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ पढ़ना है, कि अब मैं क्या करूँगी इंटरव्यू, क्योंकि आईबीपीएस का तो तब तक रिजल्ट नहीं आया था। लेकिन ऑन द वे बैक रिजल्ट आ गया और वो क्लियर हो गया। तो मम्मी कहते चलो अब तेरे पास पढ़ने के लिए कुछ है। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ जी। और थर्ड थी, मैंने मेंस लेवल पजल्स की प्रैक्टिस बहुत कम करी आईबीपीएस पीओ मेंस तक। वहाँ पे जाके मतलब मैं मिसलेनियस, जैसे ये था सर, मैंने ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। वो उसमें क्या होता था मेंस, रीजनिंग मेंस में, कि आपको मिसलेनियस टॉपिक्स आ रहे हैं, कोडेड डायरेक्शन, इसमें कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग आती है, पजल्स आते हैं। तो आपको तो यही होता है ना कि आपके अगर बाकी सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, आप रीजनिंग में कट ऑफ क्लियर कर लो आईबीपीएस पीओ की, है ना। तो मैंने कहा यार मैं मिसलेनियस कर लूंगी और क्रिटिकल रीजनिंग भी मेरा ठीक था, क्योंकि इंग्लिश ठीक थी, तो क्रिटिकल रीजनिंग भी बाय डिफॉल्ट ओके था। तो जब वहाँ पे देखा, पैटर्न देखा, अभी ना थोड़ा चेंज हो रहा है। सो वहाँ पे एक भी मिसलेनियस का क्वेश्चन नहीं था। दोनों रीजनिंग के मेंस, दोनों मेंस रीजनिंग के कोई भी एक भी क्वेश्चन मिसलेनियस टॉपिक में नहीं था। सिर्फ पजल्स थे और क्रिटिकल रीजनिंग था। एंड आई वाज इन, मैं देख रही थी क्लिक करके कि यार कहीं तो मिसलेनियस मिल जाए, कहीं तो मिसलेनियस मिल जाए, कहीं भी नहीं मिल रहा। और इसी वजह से रीजनिंग का मेरा अटेम्प्ट इतना अच्छा था नहीं, और बट क्लियर हो गया विद गॉड्स ग्रेस आई थिंक, है ना। और ये था मेरा थर्ड मिस्टेक कि मैंने मॉक्स नहीं लगाया, वो नहीं किया, पजल्स नहीं सॉल्व किए मेंस लेवल। हाँ जी, ठीक है। और आई थिंक यही 3 मेन गलतियां थी। बाकी सब जगह से मैंने इतनी ज़्यादा तैयारी करी थी कि मेरे से कहीं भी कोई कमी छूट ना जाए। और स्ट्रैटेजी अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था क्वांट में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती थी। और जैसे मैं टीचर से पढ़ रही हूँ, किसी भी टीचर से पढ़ रही हूँ, किसी भी प्लेटफॉर्म से, वहाँ पे मुझे डाउट आ रहा है। कुछ टीचर्स ना सर चैट ऑफ करके रखते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे डाउट्स, क्योंकि स्टार्ट मैंने कौन से किया, तो मुझे इतने सारे डाउट्स आते थे, मैं किससे क्लियर करूँ। और ना मैं थोड़ा सा ऐसे केसेस में थोड़ा सा इम्पेशेंट हूँ। अगर मुझे कोई डाउट आया है तो मुझे उसी टाइम पे क्लियर चाहिए, ये नहीं कि मैं वेट कर लूँ। तो मैंने बहुत सारे ना टेलीग्राम के डाउट वाले ग्रुप्स जो होते हैं वो मैंने ज्वाइन कर रखे थे। मैं वहाँ पे सभी ग्रुप्स पे फोटो डालती थी, जिसका भी मुझे रिप्लाई आया मैं उसको पर्सनल चैट करती थी कि तेरा क्वांट ऐसे कैसे हुआ, कि आपका इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। फिर वो मुझे कुछ गाइड करते थे। मतलब मैंने ना सब जगह से, मतलब मैं एक गुड लिसनर बन गई थी कि हाँ मुझे ना सारे बच्चे 21 to 28 मिले हैं इसी रेंज में, और आई एम 30। तो थोड़ा सा ये होता कि यार मैं इसकी क्यों सुनूं, बट नो, मैंने सबका सुना कि अच्छा इसने ऐसे किया, अच्छा ठीक है, मुझे भी अब यही इम्प्लीमेंट करना है। सबकी मैंने सुनी, सबकी स्ट्रैटेजीज सुनी, सबका क्वांट की, उन्होंने क्वांट इतना, सब मेरे साथ बच्चे थे वो क्वांट में फुल मार्क्स लेके आते थे मॉक्स में। ये कैसे, ये हो सकता, कभी नहीं हो सकता, मेरे से तो कभी नहीं हो सकता। लेकिन ग्रेजुअली इतना कर लिया था कि मेरे सारे एग्जामिनेशंस क्लियर हो जाएं। क्वांट का सब प्रैक्टिस के साथ ही है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वांट की, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो आपका क्वांट हो जाएगा। इट्स नॉट, और अगर आपको मैं बताऊँ ना सर, ये एसबीआई पीओ
क्रैक करना इट्स नॉट अ बिग डील। रीज़न, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। एंड मैं सभी को यही बोलती हूँ, अगर आपका 3 सेक्शंस विच आर इंग्लिश, GA एंड डिस्क्रिप्टिव अगर आपका स्ट्रॉन्ग है ना, तो नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। रीज़न बीइंग, GA जो है आपका वहाँ पे 60 मार्क्स का आता है, डिस्क्रिप्टिव ही 50 मार्क्स का आता है, इंग्लिश 40 मार्क्स की आती है। और अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना तो आपका हो जाएगा।